बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम हिस्ट्री ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूरोफिजियोलॉजी या न्यूरोसाइकोलॉजी साइकोलॉजी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एक बड़ी इम्पोर्टेंट उसकी ब्रांच है। उसमें सबसे पहले जब हम न्यूरोसाइकोलॉजी को स्टार्ट करते हैं तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू नो कि वेयर फ्रॉम न्यूरोसाइकोलॉजी स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट हुई थी न्यूरोसाइकोलॉजी, वो कौन लोग थे जिन्होंने इसमें जो कंट्रीब्यूशंस थी, वो बेसिक जो इनिशियल कंट्रीब्यूशंस थी वो की। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा, कुछ मेजर पॉइंट्स हैं इसमें हिस्ट्री में जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है वो बेसिकली है बहुत बहुत साल पहले स्टोन जब इरा था उसमें एक जब साइकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंसेस होती थी, जो साइकोलॉजिकल या पैथोलॉजीज होती थी, उनको हील करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए एक तरीका यूज किया जाता था जिसको हम ट्रेफिनेशन कहते हैं। ट्रेफिनेशन बेसिकली क्या था? ट्रेफिनेशन जो था वो स्कल में, जो इंसान की खोपड़ी होती है, उसमें एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसका एक पीस और या एक टुकड़ा जो है वो निकाल लिया जाता था ऑपरेशन के जरिए। और उसके बाद ये ख्याल किया जाता था कि चूंकि टुकड़ा निकाल लिया जाता था तो ये ख्याल किया जाता था कि प्रेशर, दिमाग पे जो प्रेशर है, क्योंकि उस वक्त थ्योरी ये थी कि इंसान साइकोलॉजिकल या किसी भी पैथोलॉजी का शिकार उस वक्त होता है जब उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ता है। तो उस वक्त तरीका इलाज ट्रेफिनेशन इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ट्रेफिनेशन जो है वो उसमें एक जो इंसानी खोपड़ी या स्कल होती है उसमें से एक पीस निकाल लिया जाता है और ये ख्याल किया जाता है कि प्रेशर जो था दिमाग पर वो कम हो गया है, लिहाजा अब इंसान कोई भी जो पेशेंट है या कोई भी क्लाइंट जो है वो उस प्रेशर के कम होने की वजह से ठीक हो जाएगा। तो इस तरीका इलाज को ट्रेफिनेशन कहा जाता था। जो दूसरा नज़रिया था, बेसिकली जो हिस्ट्री का एक अहम माइलस्टोन था, वो था डेवलपमेंट ऑफ फ्रीनोलॉजी डॉक्ट्राइन। यानी इसके मुताबिक 17वीं सदी में फ्रांस गाल ने एक आइडिया दिया था। उसने एक आइडिया दिया था कि ब्रेन, बिहेवियर, पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस में लिंक है। इस लिंक का जो आइडिया था, उस नज़रिए को उसने फ्रीनोलॉजी का नाम दिया। फ्रांस गाल के मुताबिक फ्रीनोलॉजी क्या थी? उसके मुताबिक जब भी कोई पर्सनालिटी ट्रेट वेल डेवलप हो जाती थी, स्ट्रॉन्ग हो जाती थी, इंसान के अंदर वो स्ट्रॉन्ग हो जाती थी, तो उस ट्रेट के से रेलिवेंट जो ब्रेन का एरिया था वो एक्सपैंड हो जाता था, बढ़ जाता था, उसका साइज बड़ा हो जाता था। तो इस डॉक्ट्राइन को या इस जो थ्योरी थी, जो कॉन्सेप्ट था, जो नज़रिया था, उसको फ्रांस गाल ने फ्रीनोलॉजी का नाम दिया था। एक दफ़ा मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि फ्रांस गाल ने 17वीं सदी में एक नज़रिया दिया। उसने कहा कि इंसान की ब्रेन, बिहेवियर, पर्सनालिटी में लिंक पाया जाता है। कैसे लिंक पाया जाता है? यानी उसके मुताबिक इंसान की कोई भी ट्रेट होती है, कोई भी बिहेवियर्स होते हैं, उनका ताल्लुक इंसान के डायरेक्ट ब्रेन के साथ होता है। यानी ब्रेन उसको कंट्रोल करता है या उसका लिंक होता है ब्रेन के साथ किसी भी तरह या किसी भी तरीके से। तो उसने आगे एक पॉइंट दिया था अपनी थ्योरी में, फ्रीनोलॉजी में। उसने कहा था कि जब इंसान की पर्सनालिटी, कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होती है इंसान का, लाइक एक्टिवनेस, अलर्टनेस, शार्पनेस, ये जो ट्रेड्स हैं बेसिकली इस तरह की थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स जो इंसान के अंदर पाई जाती हैं, इस तरह की कोई भी ट्रेड जब वेल डेवलप हो जाती है तो उस ट्रेड से रेलिवेंट जो ब्रेन का एरिया है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। तो इस नज़रिए को फ्रांस गाल ने 17वीं सदी में पेश किया था और इसको फ्रीनोलॉजी का नाम दिया। न्यूरोसाइकोलॉजी की हिस्ट्री में जो अगला एक इम्पॉर्टेंट जो काम आ जाता है या जो एक नाम है अगला इम्पॉर्टेंट, वो है पेरी फ्लोरेंस। पेरी फ्लोरेंस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको हम कहते हैं एक्सटिर्पेशन, जिसको हम एब्लिशन भी कहते हैं। पेरी फ्लोरेंस का एक जो आइडिया था, उसने कहा था कि ब्रेन का या जो फंक्शंस, बेसिकली जो इंसानी फंक्शंस हैं बॉडी के, उनका ताल्लुक इंसान के ब्रेन के साथ होता है। उसने पहली बार ब्रेन के फंक्शंस को डिस्कस किया, उनको स्टडी किया।
उसने एक तरीका अख्तियार किया ब्रेन के फंक्शंस को स्टडी करने का, जिसको हम एक्सट्रपलेशन कहते हैं या जिसको हम एब्लेशन कहते हैं। उसने इस एक्सट्रपलेशन या एब्लेशन में होता क्या है या वो क्या करता था, वो ब्रेन के एक जो डिफरेंट जो पार्ट्स थे उनको रिमूव करता था, उसके बाद उसका इफेक्ट जो था वो ब्रेन बिहेवियर पे चेक करता था। फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह हम कहते हैं कि ब्रोका एरिया का जो ताल्लुक है बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के साथ है, तो वो क्या करता था, वो मखसूस एरिया, वो जो ब्रोका एरिया है, कीप इन माइंड दैट जस्ट आई एम गोइंग टू पुट एन एग्जांपल ऑफ ब्रोका एरिया, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ। वो क्या करता था कि वो ब्रोका एरिया को वो रिमूव करता था और उसके बाद वो इफेक्ट देखता था कि इस हिस्से को रिमूव करने के बाद किस हिस्से पर इफेक्ट पड़ा है, इंसान के कौन से बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ा है। तो इस ये जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली कि ब्रेन का कोई भी हिस्सा रिमूव किया जाता था, सर्जिकली ऑपरेशन के जरिए रिमूव किया जाता था और उसके असरात इंसानी बिहेवियर पर देखे जाते थे कि ब्रेन के मखसूस हिस्से को सर्जिकली रिमूव करने से इंसान के बिहेवियर के कौन सा बिहेवियर है जो है वो इंसान का इफेक्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट को एक्सट्रपलेशन कहते हैं, इसको एब्लेशन भी कहते हैं और ये पेरी फ्लोरेंस ने ये नजरिया पेश किया था। नेक्स्ट जो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है न्यूरोसाइकोलॉजी की हिस्ट्री में वो है फंक्शनलिज्म का एक जो इरा या एक पीरियड जो एक दौर था। फंक्शनलिज्म क्या था, बेसिकली विलियम जेम्स ने ये स्कूल ऑफ थॉट पेश किया था। विलियम जेम्स का कॉन्सेप्ट था, उसने जो एक स्टडी इस चीज़ को किया, उसने ये देखा कि इंसानी दिमाग किस तरह इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन में रोल प्ले करता है। यानी कि इंसान जब भी किसी इन्वायरमेंट में रहता है, जब भी किसी इन्वायरमेंट में या माहौल में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है, तो दिमाग का क्या रोल होता है उस इंसान को इस काबिल बनाने में तो वो किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सके। यू नो वेरी वेल, आपने डिफरेंट इन्वायरमेंट से, डिफरेंट सिनेरियोज से, डिफरेंट सिचुएशंस से आपका वास्ता पड़ा होगा कभी ना कभी। तो थिंक अबाउट इट, सोचें इस बात को कि उस सिनेरियो को, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में, किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने में आपके दिमाग ने क्या रोल प्ले किया, आपने दिमाग के कौन से ऐसे फंक्शन थे जिन्होंने किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में रोल प्ले किया। विलियम जेम्स जो था बेसिकली उसने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था, उसने इस चीज़ को स्टडी भी किया था कि दिमाग का जो क्या रोल है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में या किसी भी रोल को या किसी भी जगह में, किसी भी सिनेरियो में इंसान की एडजस्टमेंट में, उसकी हेल्प करने में उसका क्या रोल है। जो विलियम जेम्स जो था बेसिकली फंक्शनलिज्म का बानी भी था। इसके बाद विलियम जेम्स का स्टूडेंट था जॉन डेवी, उसने भी इसके जो फंक्शनलिज्म जो था इसका जो उसको लेके चला था। जॉन डेवी also believed that psychology should focus on study of organism as a whole in terms of adaptation of environment। उसने भी ये कहा था कि जो साइकोलॉजी है वो किसी भी एज ए होल स्टडी करती है ऑर्गेनिज्म के जो अडेप्टेशन है किसी भी एनवायरनमेंट में, उसको एज ए पार्ट नहीं। जिस तरह स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने पार्ट्स पर फोकस किया था, लेकिन फंक्शनलिज्म बेसिकली इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। फंक्शनलिज्म तभी वजूद में आया था जब स्ट्रक्चरलिज्म पर क्रिटिसिज्म किया गया था। उन्होंने पार्ट्स पे जोर दिया था और इन्होंने एज ए होल जो है उस पर जोर दिया था। इनका जो बेसिक काम था वो यही था कि इंसान का जो दिमाग है वो किस तरह किसी भी सिचुएशन या किसी भी जो माहौल है उसमें इंसान की एडजस्टमेंट में क्या रोल प्ले करता है। इससे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी, डिस्कवरी ऑफ ब्रोका एरिया। पॉल ब्रोका बेसिकली बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, एक बड़ा फेमस रिनाउंड नाम है न्यूरोसाइकोलॉजी में, क्योंकि पॉल ब्रोका ने फर्स्ट टाइम फंक्शनल इम्पेयरमेंट और ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया में लिंक को दरियाफ्त किया था। यानी फंक्शनल इम्पेयरमेंट और स्पेसिफिक ब्रेन एरिया के लिंक से मेरी मुराद ये है कि उसने ये बताया था कि जब आपके फंक्शंस में किसी भी बिहेवियर में कोई खराबी पैदा होती है तो उस खराबी का ब्रेन के किस स्पेसिफिक एरिया से ताल्लुक है।
इस चीज को दरियाफ्त करते हुए उसने फर्स्ट टाइम ब्रोका एरिया दरियाफ्त किया। उसने कहा कि जो लैंग्वेज प्रोडक्शन, जो स्पीच है जो हम प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, तो ये मेरी एक जो है वो लैंग्वेज प्रोडक्शन है। और इस मेरे बोलने से या मेरे लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में कौन सा एरिया एक इन्वॉल्व है? ब्रोका एरिया। ये पॉल ब्रोका ने इसको डिस्कवर किया था। उसने बताया था कि अगर आपकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम है, आप सही तरह से बोल नहीं पा रहे, स्पीच को प्रोड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये है कि आपके ब्रोका एरिया में कोई प्रॉब्लम है। यानी उसने फर्स्ट टाइम किसी भी फंक्शनल प्रॉब्लम का जो लिंक है वो बताया था कि किस स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन के साथ हो सकता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं फिनस गेज की। फिनस गेज का केस भी न्यूरोसाइकोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट है। यू कैन से दैट दिस इज द माइलस्टोन in the development of neuropsychology when researchers were investigated the link between brain and behavior, that either brain linked with mental functions or behaviors of the person or not. So at that time, Finney's gauge was the blessing for the neurologist, for the neuroscientist. Why? Because the case was very important. Finis Gage was a worker, एक वर्कर था, and he faced an accident. जब एक्सीडेंट इसका हुआ तो एक रॉड जो था वो इसके स्कल से होता हुआ इसकी जो बाईं आंख थी उसको डैमेज करता हुआ बाहर निकल गया। तो लेकिन लकीली ही सर्वाइव्ड, बच गया वो। अब सरवाइव जब हुआ तो उसके बाद फिजिशियन या जो जो भी उसका इलाज कर रहे थे, उन्होंने देखा कि देयर वाज अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द फिनस गेज आफ्टर एक्सीडेंट। जब उसके ब्रेन में डैमेज हुआ, जब उसका ब्रेन, जब रॉड एक उसके ब्रेन से यहाँ से वो एंटर हुआ है और यहाँ से वो निकल गया है, तो उसके बाद उसका जो उसकी वजह से ड्यू टू दैट एक्सीडेंट a wide area of his brain was damaged, and due to that damage his behavior, some of the behaviors were changed. उसके बहुत सारे behavior जो थे वो change हो गए थे। तो इससे पता चला कि अब उसके behavior कौन से change हुए थे, लाइक aggressive हो गया था, irritate हो गया था, छोटी छोटी बातों पे गुस्से में आ जाता था, हाइपर एक्टिव हो गया था। तो इन बिहेवियर्स को, ये जो बेसिकली बिहेवियर्स थे, ये जो इसका जो बिहेवियर था, चेंज हुआ बिहेवियर, ये इसने एक न्यूरोसाइकोलॉजी में या न्यूरोलॉजी में एक बड़ी डेवलपमेंट का काम किया, एक माइलस्टोन का काम किया। उससे न्यूरोलॉजिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि ब्रेन के जो ये एरियाज हैं, ये किन किन बिहेवियर्स के साथ लिंक है, और ब्रेन के इन एरियाज के डैमेज होने की वजह से कौन कौन से जो इंसानी फंक्शंस हैं, जो बिहेवियर्स हैं, वो इफेक्ट होते हैं। तो फिनस गेज जो था, बेसिकली इसका केस एक बड़ी कंट्रीब्यूशन था न्यूरोसाइंस में। फिनस गेज के केस को या इसकी जो स्टोरी है, इसको क्रॉबार केस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज। हरमन वॉन वो शख्स था जिसने नर्व इम्पल्स की स्पीड को दरियाफ्त किया था। नर्व इम्पल्स आप जानते हैं, जिस तरह हमने अपने पहले लेक्चर्स में पढ़ा है कि न्यूरॉन से रिलेटेड के न्यूरॉन जो जब मैसेजिंग करता है, जब इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, तो वो नर्व इम्पल्स की शक्ल में, एक उसकी सूरत में, जो फॉर्म में, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में वो ट्रेवल करती है न्यूरॉन के अंदर। तो हरमन वॉन जो था उसने नर्व इम्पल्स की स्पीड को दरियाफ्त किया था कि कितनी स्पीड से जो है वो नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती है। लास्ट पर आ जाता है जी सर चार्ल्स शेरिंगटन। सर चार्ल्स शेरिंगटन वो पहले आदमी थे जिन्होंने साइनैप्स को दरियाफ्त किया था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द साइनैप्स, आल्सो नोन एज synaptic cleft, synapses, synaptic gap, and so on. So synapse, what is synapse?
synapse basically the distance, the gap between two adjacent neurons, the gap between presynaptic neuron and postsynaptic neuron. Presynaptic neuron, where from neurotransmitters travel toward postsynaptic neuron. When neurotransmitters released from presynaptic neuron, then they passed through a gap to reach at postsynaptic neuron. That gap particularly called synapses. वो गैप जो दो न्यूरॉन के दरमियान में पाया जाता है, जहां से न्यूरोट्रांसमीटर ट्रेवल करके पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं वहां पर जाकर अटैच होते हैं. तो उस गैप को, जो दोनों न्यूरॉन्स के गैप में, जैसा कि यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, दैट गैप between two neurons, that is called synapse. It is also called synaptic cleft or synaptic synapses or synaptic gap.